वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2021 और 1 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था, आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य यानी कि सबसे निर्धन राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर मैंने बताया था इस रिपोर्ट को नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था और इस रिपोर्ट का नाम क्या था ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की तरफ से जो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी या फिर कितनी प्रतिशत जनता गरीब है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 51.91% जनता गरीब है इस रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया नीति आयोग की तरफ से। तो ये सारे संबंधित चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ या फिर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगामी एग्जाम को देखते हुए जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, तो आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट ऑनलाइन और साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। तो जैसा भी आपको सहूलियत हो उस अपनी सहूलियत के अनुसार इसमें आप भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिलेगा वो डेली और मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रखा जाएगा। बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपसे वादा है। और यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त और भी कई सारे मटेरियल है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा, जो कि बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो आज का हमारा पहला प्रश्न है यह कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में इस तरह का पहल शुरू किया गया पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के दरभंगा में 28 नवंबर 2021 को राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। आपको यह ध्यान रखना दरभंगा जिले में इसकी शुरुआत हुई 28 नवंबर 2021 को, और यहाँ पर प्रॉपर जगह का दिया गया नाम कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दरभंगा, यहीं पर इसका शुभारंभ हुआ है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि आयुर्वेद चिकित्सा कर्मकाल के अधीन है, और साथ साथ अगर हम बात करें काल का सही गणना करने वाला एकमात्र शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। तो ये भी आपको यहाँ से दोनों को याद रखना है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है इस प्रकार आयुर्वेद व ज्योतिष के माध्यम से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा और इससे लोगों की सस्ता इलाज भी संभव हो सकेगा। तो ये कि इसको ध्यान रखते हुए इसका शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में। अब यहाँ पर दरभंगा जिले की बात आई है तो कुछ ऐसे प्रश्न बने हैं हाल ही के दिनों में जो कि मैंने आपको बताया है। आई होप कि यहाँ पर आपको सारे प्रश्न याद होंगे। एक बार मैं पुनः आपको यहाँ पर रिवाइज कर दूँ कि दरभंगा जिले में बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण होगा, ये प्रस्तावित है। बिहार का पहला तारामंडल है पटना में, राजधानी पटना में, लेकिन दूसरा तारामंडल जो बनेगा ये दरभंगा में प्रस्तावित है। और एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि बिहार में एजुकेशन हब की बात करें तो पटना पहले स्थान पर है, दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब जो है यह है दरभंगा, ये मैंने आपको बताया था। ये तमाम चीज़ें और भी कई सारे प्रश्न जो कि आए दिन बनते रहते हैं, तो ये सभी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात ये बता दूँ कि जनवरी 2021 में ये सीरीज स्टार्ट हुआ था और हम लोग निरंतर इस सीरीज में लगे हुए थे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर हुआ होगा इस सीरीज के माध्यम से। जिस प्रकार से चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपने चीज़ों को बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से पढ़ा है। और यहाँ पर अब हम लोग दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसी प्रकार से ये कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो आप लोग भरपूर लाभ उठाइए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शशि वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि नवादा के शशि वर्मा को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है उन्होंने स्काउट एंड गाइड से जुड़कर उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है, इसलिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है और ये बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि नवादा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है तथा इसकी सीमा गया, नालंदा और जमुई से लगती है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि साथ ही झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर देखिए नवादा की बात आई है तो नवादा के बारे में मैंने आपको बताया कि यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार में कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है और उनमें से मगध भी एक प्रमंडल है। अब यहाँ पर देखिए नवादा में से एक प्रश्न और भी बनता है कि जो ईशान किशन है जो कि मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं, आईपीएल का जो मतलब कह सकते हैं एक टीम है मुंबई इंडियंस जो कि सर्वाधिक 5 बार इस ट्रॉफी को यानी कि आईपीएल के खिताब को अपने नाम किया है, तो उसमें से एक खिलाड़ी है ईशान किशन जो कि बिहार के रहने वाले हैं। अब बिहार से रिलेटेड है तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि ईशान किशन का पैतृक गाँव कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना ईशान किशन का पैतृक गांव जो ये नवादा जिला है। ये आप लोग ध्यान रखें, बहुत लोग बोलेंगे कि पटना इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना। पैतृक गांव की अगर बात किया जाए तो ईशान किशन का पैतृक गांव है नवादा। ठीक है, आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको पटना बताया गया होगा, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना नवादा इसका राइट आंसर होगा। हम चलते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है। ये निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 गांव की अदला बदली का दोनों सरकारों के बीच अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार और यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारों के बीच 7 गांव की अदला बदली करने का निर्णय लिया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अगर केंद्र सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी तो बहुत जल्द ही बिहार के 7 गांव उत्तर प्रदेश के अंदर तथा उत्तर प्रदेश के 7 गांव बिहार के अंदर आ जाएंगे। और इसके तहत अगर हम बात करें 7 गांव की तो इसके तहत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के 7 गांव पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा के होंगे, जबकि अगर हम बात करें बगहा की तो बगहा के 7 गांव कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में एक पॉइंट आ गया कुशीनगर। कुशीनगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार आपके प्रश्न बने हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कुशीनगर का ही पुराना नाम था कुशीनारा और यहीं पर भगवान बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। चुंद नामक सोनार के यहाँ मीट खा लेने के कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये मतलब कैसी स्टोरी है, ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी और ये मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीटर पियाला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ से आपको बता दूं कि हाल ही में चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने 28 नवंबर 2021 को पीटर पियाला को देश का अर्थात अगर हम बात करें चेक गणराज्य की तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। आपको ये ध्यान रखना चेक गणराज्य के राष्ट्रपति वर्तमान में है मिलोस जेमन और इन्होंने ही 28 नवंबर को पीटर पियाला को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। अब यहाँ पर बात आई है चेक गणराज्य की, तो चेक गणराज्य से रिलेटेड एक प्रश्न मेरे दिमाग में है जो कि यहाँ पे मैंने डिटेल में उस पॉइंट को लिखा है। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। हमने इस पॉइंट में लिखा कि सौर मंडल में ग्रहों की नई परिभाषा देने के लिए 15 से 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविदों ने भाग लिया था और जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। फलस्वरूप ग्रहों की संख्या घटकर 9 से घटकर के 8 रह गए थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप लोग जानते थे पहले जो ग्रहों की संख्या थी सौरमंडल में 9 ग्रह हम लोग पढ़े थे, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि सौरमंडल में 9 ग्रह है। लेकिन 2006 के बाद इस सम्मेलन के बाद जो सम्मेलन प्राग में आयोजित हुआ था यानी कि चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आयोजित हुआ, वहाँ पर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था प्लूटो, यानी कि ग्रह की श्रेणी से हटा करके प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो इस प्रकार जो ग्रहों की संख्या बची ये कुल मिलाकर 9 से घट करके 8 हो गई। ये स्टोरी यहाँ से याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि 2006 में ये फैसला हुआ था चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। ठीक है, आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न हाल ही में हिंद महासागर में किन देशों के तटरक्षकों का 2 दिवसीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक मैं क्लू देने वाला हूँ बीपीएससी के दृष्टिकोण से। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न में एक क्लू है इसका आंसर निकालने का। यहाँ पर आप देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया देशों और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हमारा बहुवचन है। यहाँ पे बात होगा देशों की अगर बात किया जाए 2 या 2 से अधिक देशों की बात होगा। तो अगर हमारा यहाँ पर एक से भी अधिक आंसर राइट होता है तो इस आधार पर हम इसको ऑप्शन नंबर ई को उपयुक्त में से एक से अधिक चुन लेंगे और आंख मूंद के हम लोग मार देंगे इस
प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देशों की चर्चा किया जा रहा है तो एक से अधिक देश होगा, और एक से अधिक जब हमारा राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविक तौर पर हमारा चाहे ये हो चाहे ए हो, कोई दो जरूर यहाँ पे सही होगा। तो इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर ई को मारेंगे और ये 100% सही होगा, यही इसका क्लू है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में जब आपको ये पांचवा ऑप्शन दिखता है तो इस आधार पर हम यहाँ पर इससे मतलब इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, इससे यहाँ पर क्लू निकाल सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर ई के तहत ए, बी और सी, यानी कि भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों मतलब इसमें भाग लिए हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हिंद महासागर में सुरक्षा, क्षमता और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 2 दिवसीय समुद्री अभ्यास 28 नवंबर 2021 को मालदीव में संपन्न हुआ है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर हमारा इसी में अगला पॉइंट है, यह अभ्यास प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है और साथ साथ यह इसका 15वां त्रिपक्षीय अभ्यास था, जैसे कि दोस्ती नाम दिया गया है। पहले इसमें सिर्फ भारत और मालदीव ही शामिल था, लेकिन श्रीलंका इसमें 2012 में जुड़ा और यह उस प्रकार से मतलब इस प्रकार से त्रिपक्षीय अभ्यास हो गया। पहले यह द्विपक्षीय अभ्यास था, लेकिन 2012 में श्रीलंका जब इसमें जुड़ा तो ये कुल मिलाकर त्रिपक्षीय अभ्यास कहलाया जाने लगा। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ पर इस प्रश्न से आप ये क्लू को याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हाल ही में एनसीसी ने कब अपनी स्थापना के 73वीं वर्षगांठ मनाई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 नवंबर 2021 को एनसीसी ने अपना 73वां वर्षगांठ मनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में एनसीसी ने 28 नवंबर को अपनी 73वीं वर्षगांठ मनाई है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में इसी में लिखा कि एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, इसीलिए इस बार एनसीसी स्थापना दिवस 28 नवंबर को मनाया गया, अर्थात 28 नवंबर 2021 को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एनसीसी की तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1948 को की गई थी। ये ध्यान रखना आपको कि एनसीसी की स्थापना 16 नवंबर 1948 को हुई थी। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, यानी कि इसके दायरे में आता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसके वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। और साथ साथ अगर हम बात करें एनसीसी के आदर्श वाक्य की, एकता और अनुशासन ही एनसीसी का आदर्श वाक्य, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। इस इमेज में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकता और मतलब अनुशासन ही इसका आदर्श वाक्य है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बिजनेस ब्लास्टर लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बिजनेस ब्लास्टर 28 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि दिल्ली के, यहाँ पर देखिए दिल्ली लिखा गया बल्कि यहाँ पर दिल्ली होना चाहिए। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार बिजनेस ब्लास्टर विद्यार्थियों के बिजनेस आइडियाज का ही लॉन्च पैड है। आपको ये ध्यान रखना, विद्यार्थियों के बिजनेस आइडिया के लॉन्च पैड के रूप में इसकी मतलब कर सकते हैं, इसे लॉन्च किया गया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के द्वारा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा यह भविष्य में भारत को विकसित देश बनाने व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान रखते हुए इसे लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में एक और पॉइंट कहा जा रहा है बिजनेस ब्लास्टर के बारे में कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम है जो कि शिक्षा क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक प्रश्न ये बता दूं कि दिल्ली से रिलेटेड और भी कई सारे प्रश्न बने हैं। अगर हम बात करें प्रति मिल सीसीटीवी कैमरा लगाने की, तो प्रति मिल सीसीटीवी कैमरा लगाने में दिल्ली जो है ये कह सकते हैं पूरे दुनिया में प्रथम स्थान पर है। और इसके अलावा एक और मतलब की योजना है दिल्ली सरकार का देश के मेंटोर नामक, तो जिसमें कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को बनाया गया है। ये सारी जानकारी ऑलरेडी मैं आपको यहाँ से दे चुका हूँ। ये सारे पॉइंट को आप लोग एकदम से रिवाइज करते रहिएगा, तभी आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। जो भी हमारे मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आते हैं, अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है ये बहुत कम कीमत पे, मार्केट से बहुत कम कीमत पे आपके लिए उपलब्ध है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किनके द्वारा मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट अर्थात मेमू ट्रेन में शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है। ये भी हाल ही में जो शौचालय की सुविधा मेमू ट्रेन में प्रदान की गई है, इस प्रश्न का राइट आंसर है आरसीएफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आरसीएफ का अर्थ होता है रेलवे कोच फैक्ट्री। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिजली से चलने वाली मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट अर्थात मेमू ट्रेन के चलते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन शौचालय की सुविधा नहीं होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में रेलवे कोच फैक्ट्री अर्थात आरसीएफ ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए बायो टैंक वाली शौचालय की सुविधा से लैस स्टेनलेस स्टील वाले 12 डब्बों की देश की पहली मेमो ट्रेन तैयार की है। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना, हाल ही में आरसीएफ के द्वारा इसे तैयार किया गया है।
चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न होगा कि हाल ही में किस फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न को हम यहाँ पर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिंग वॉन्डरिंग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह एक जापानी फिल्म है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में जापानी फिल्म रिंग वॉन्डरिंग को गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शीर्ष सम्मान गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, इस फिल्म का नाम है रिंग वॉन्डरिंग, जो कि एक जापानी फिल्म है। और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ था 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसी में ये शीर्ष सम्मान से सम्मानित हुए हैं, जिसका नाम है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। और जो इसका पिछला संस्करण था, यानी कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये भी गोवा में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो रिंग वॉन्डरिंग के निर्देशक है मासाकाजु कानेको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर बात करें पुरस्कार स्वरूप क्या प्रदान किया जाता है, तो पुरस्कार के तहत 40 लाख रुपये की नगद राशि दी जाती है, मतलब कि इससे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार में। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में भारत के धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो कि मतलब कह सकते हैं साउथ इंडियन एक्टर है, इन्हें मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और साथ साथ ब्राजील की लारा बोल्डरिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ से ये दोनों याद रखना है कि अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो लारा बोल्डोरिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और साथ साथ साउथ एक्टर धनुष को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का या फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया यहाँ पर ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 नवंबर को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हर साल भारत में 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस माना जाता है। और यहाँ पर इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पहले पॉइंट में देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मरणोपरांत अंगदान, जैसे कि हृदय, यकृत, आंत, फेफड़े आदि दान करके किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण करने के लिए बताया गया है, या फिर इसका यही उद्देश्य है। और यह पहली बार यानी कि यह दिवस यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ है, तो ये जयपुर में स्थित है, जो कि कह सकते हैं राजस्थान की राजधानी, और जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 27 नवंबर 2021 से नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन शुरू किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है, यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देगा, और कहीं ना कहीं इसे भी ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि कर सकते हैं इस क्षेत्र में इसे बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसमें भाग लेने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में देश भर के छात्र शामिल हुए हैं। और बात है यहाँ पे नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को इस रिपोर्ट के अनुसार तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में, जो कि अभी हाल ही में जारी हुई थी, इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूस्खलन, तूफान, भूकंप, बाढ़ और सूखे के निशाने पर भारत है, और इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1900 से 2000 के दौरान 402 आपदाएं और साथ साथ 2000 से 2021 के दौरान 354 आपदाएं भारत में आई है। अगर हम बात करें 1900 से लेकर के 2000 तक, तो कुल मिलाकर 402, जबकि 2000 से 2021 तक 354 आपदाएं भारत में आई है। ये भारतीय स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है। यहाँ पे अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चीन। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इनसे रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बताते रहता हूँ। यहाँ पर हम इस चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया
किया गया था, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखना। जो भी चीज़ आप लिखते हैं विस्तार से उसे अवश्य लिखा कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप यहाँ पर विजिट करके आप इसे डाउनलोड करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन सही तरीके से कर सकते हैं। ये मार्केट से बहुत कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है, इतनी सारे मेटल इतनी कम कीमत पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग यहाँ से भरपूर लाभ उठाइए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगे। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 10,000 से अधिक लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।